कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। फाउंडेशन क्लास की आज अगली वीडियो आपके लिए आएगी और जो हमारा चल रहा है पंवार राजवंश वाला वो पोर्शन हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके, मेरा एक उद्देश्य है कि जब तक कि पुलिस की भर्ती है यानी कांस्टेबल की, एटलीस्ट उत्तराखंड के इतिहास वाला पोर्शन जिसके अंदर पंवार, चंद और इसके अलावा जो गोरखा और ब्रिटिश रूल है, ठीक है, इतना मैं सोच रहा हूँ कि कवर हो जाए। पटवारी तक तो हो ही जाएगा, यानी पटवारी तक तो मान के चलिए, पटवारी लेखपाल तक उत्तराखंड का इतिहास आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक प्रकार से रिवीजन आपका हो रहा है, ठीक है। और ये क्या है, की पॉइंट है आप लोगों के लिए। देखिए कितना आसान है, जैसे आपका एक शेड्यूल होगा डेली उत्तराखंड पढ़ने का, उत्तराखंड इतिहास भी संभवतः आप 20 से 25 मिनट या आधे घंटा पढ़ते होंगे, तो वो जो आधा घंटा आप अपनी ओर से पढ़ लो उसको स्किप कर दीजिए। जैसे टाइम का यूटिलाइजेशन कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे आप डेली पढ़ते होंगे, आपने शेड्यूल तय किया होगा, अगर आप उस आधे घंटे जहां आप उत्तराखंड इतिहास पढ़ते हैं उसको स्किप करके जनरल स्टडी, हिंदी और कंप्यूटर रीजनिंग में अगर आप वर्क करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। क्यों? क्योंकि ये तो मैं करा ही रहा हूँ और ये पेपर तक आपका रिविजन भी हो जाएगा। तो एक बहुत बेहतर स्ट्रैटेजी आपको इसको मतलब मुझे लगती है कि आपको ऐसा करना चाहिए, ठीक है। देखिए लास्ट टाइम पे जो हमने पढ़ा था उससे आगे आप लोग देखेंगे, हेडिंग डालना आपको मानसाह, ठीक है। संभवतः हमने कहाँ तक पढ़ा था? मानसाह, ठीक है। नेक्स्ट कौन आएगा आपका? मानसाह आएगा, ठीक है। यानी बच्चों देखो दो चीजें हैं, पहले मैंने उत्तराखंड इतिहास पहले पढ़ाई हुई है, लेकिन अब मैं सिर्फ की पॉइंट पढ़ा रहा है, ठीक है। मैं कहानी वगैरह नहीं सुना रहा, क्योंकि वनडे एग्जाम है, फैक्ट आधारित एग्जाम है, तो की पॉइंट ही हमें पता होने चाहिए। और ये उत्तराखंड का इतिहास ऐसा है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा जो सोर्स हैं, यानी जो अपने आप में अलग अलग किताबें पढ़ोगे, अलग अलग चीज़ें वो बताते हैं, तो थोड़ा सोर्स को लेकर भी डाउट रहता है कि किसका माने किसका ना माने, ठीक है। इनके बारे में ये कहा जाता है, जब मुगल बादशाह अकबर वो जहांगीर शासन कर रहे थे उस समय गढ़वाल में मानसाह भी था, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ यही था, और भी आए होंगे इसके बाद। वहीं जब चंद वंश में रुद्रचंद के समय लक्ष्मी चंद उसका पुत्र, ठीक है, ये रूल कर रहे थे, तो उस समय ये भी क्या कर रहा था? शासन कर रहा था, ठीक है, का समकालीन। यानी ये कहीं ना कहीं एक ही टाइम पीरियड के थे। कौन कौन? ये जो अपने आप में हैं, यानी अपने आप में अकबर, जहांगीर, रुद्रचंद, लक्ष्मीचंद का ये समकालीन हुआ करते थे मानसा, ठीक है। गढ़वाल के इतिहास में इसको गर्भभंजन नाम से जाना जाता है, ठीक है। गर्भभंजक नहीं कहा मैंने, ठीक है, गर्भभंजन नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। गर्भभंजन का, ठीक है, गर्भभंजक नहीं कहा, वो तो माधो सिंह भंडारी हो जाएंगे ना। गर्भभंजन नाम से इनको क्या मिलती है? गढ़वाल के इतिहास में ख्याति प्राप्त होती, ठीक है। इनके दरबार में एक महत्वपूर्ण राजकवि था जिसका नाम था कवि भरत, ठीक है। इनका एक महत्वपूर्ण राजकवि था जिनका नाम था कवि भरत, और कवि भरत के द्वारा एक महत्वपूर्ण रचना की गई जिसको बोला गया मानवोदय काव्य। क्या बोला गया? मानवोदय काव्य। तो क्वेश्चन अगर ये पूछता है कि मानवोदय काव्य की रचना किसके द्वारा की गई? कवि भरत किसके राजकवि थे? मानसाह के दरबार में हुआ करते थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसके टाइम पे रहेंगे, आगे भी मिल सकते हैं आपको, ठीक है, परेशान मत होना। इसके अलावा कवि भरत ने जो है कुछ समय जहांगीर के दरबार में ज्योतिष की भूमिका भी निभाई थी, इसलिए इनको जहांगीर ने ज्योतिष राय की क्या दी थी? उपाधि दी थी, ठीक है। तो इसके नीचे लिखो जहांगीर के दरबार में ज्योतिषी भी रहा, जिसके कारण जहांगीर ने इनको ज्योतिक राय की उपाधि दी, ठीक है। कवि भरत में ही लिखना है, कवि भरत में ऐसे लिखो, जहांगीर के दरबार में ज्योतिषी की भूमिका भी निभाई ने, ज्योतिषी की भूमिका। इसी वजह से जब ज्योतिषी की भूमिका निभाई तो ये जो मतलब अपने आप में ये जहांगीर थे, इन्होंने कवि भरत को ज्योतिक राय की उपाधि दी, ठीक है। इसने ज्योतिक राय की उपाधि से किसको सम्मानित किया था? अपने आप में कवि भरत को, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोग। तो अगर कभी ये पूछता है कि कवि भरत किसके दरबार में थे, जहांगीर के दरबार में किसने कुछ समय ज्योतिषी की भूमिका निभाई, कवि भरत को ज्योतिक राय की उपाधि किसने दी, तो ये सब का सब क्या हो जाएगा? जहांगीर हो जाएगा, ठीक है। इसके समय में बच्चों एक प्रसिद्ध यूरोपीय यात्री विलियम फिंच का आगमन हुआ था, जिसने अपने यात्रा वृत्तांत में मानसाह का वर्णन किया है, ठीक है। लिखो यूरोपीय यात्री विलियम फिंच का आगमन। विलियम फिंच का आगमन व विलियम फिंच के द्वारा मानसाह का अपने यात्रा वृत्तांत में वर्णन। देखो ऐसे, यात्रा वृत्तांत में मानसाह का क्या क्या था? वर्णन किया गया था, ठीक है।
मानसा का क्या किया गया था, वर्णन। ठीक, तो अगर आपसे पूछते हैं यूरोपीय यात्री विलियम फिंच ने किसका वर्णन किया है अपने यात्रा वृत्तांत में, मानसा का भी इसमें क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। इसको ध्यान में रखना, ठीक है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट और सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो रुद्रचंद का पुत्र था बच्चों लक्ष्मीचंद, ये बंदा बार बार गढ़वाल पे अटैक करता रहा, क्योंकि होता क्या है, अपनी सीमा की सुरक्षा और दूसरे राज्यों को कब्जाने का या अपनी सीमा के विस्तार का इतिहास में आपको अनेक उदाहरण मिल जाएंगे, ठीक है। लक्ष्मीचंद इन प्रकार चाहता था कि किसी भी प्रकार से एक बार उसको गढ़वाल पे विजय मिल जाए, यानी गढ़वाल की सीमा पर लगातार आक्रमण करता रहा, 7 बार तो फेल हो गया, ठीक है। बार बार करता रहा, पराजित हुआ, फिर किया, पराजित हुआ। तो जब उसने 8वीं बार गढ़वाल पे आक्रमण किया, तो 8वीं बार जब गढ़वाल पे आक्रमण किया, तब जाके उसको एक छुटमुट विजय प्राप्त हुई थी, एक हल्की फुल्की उसको जीत प्राप्त हुई थी, जिसमें गढ़वाल का एक सेनापति था, उसका नाम था खत्तर सिंह। उसी की मृत्यु के उपरांत जब ये इंडिकेशन किया गया कि हमारी विजय हो चुकी है, तो एक पहाड़ी पे जाके आग जलाई गई, और ये इंडिकेशन था कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने विजय प्राप्त कर ली है। उसी उपलक्ष्य में, उसी के तर्ज पे आज कुमाऊं के क्षेत्र में खतड़वा का उत्सव मनाया जाता है। वो यहीं से इतिहासकार मानते हैं, इसी की देन है, ठीक है। इतिहास का फैक्टर, सोशल फैक्टर अलग चीज है, गाय भैंस को ठंड ना लगे ठंडी के टाइम पे, वो अलग चीज है, यानी जो दुधारू पशु होते हैं या जो हमारे मवेशी होते हैं, उनका भी उस पर अलग टाइप का आप लोगों की मान्यता है। तो मानसा के बारे में आपने जो अगला फैक्ट लिखना है, उसमें मानसा में क्या लिखोगे, लक्ष्मीचंद ने इसके समय 8 आक्रमण किए, लक्ष्मीचंद द्वारा इसके समय में 8 आक्रमण किए गए, ठीक है। इस 8 आक्रमण में 7 बार तो वो पराजित हुआ और 8वें में विजय प्राप्त हुई, ठीक है। 7 में क्या हुआ, वो पराजित, और 8वें में क्या हुआ, वो विजय हुआ, ठीक है। जब 8वें में विजय हुआ, इसी विजय के उपलक्ष्य में कुमाऊं क्षेत्र में आज भी एक त्योहार मनाया जाता है, एक मतलब उत्सव मनाया जाता है, जिसको बोला जाता है खतड़वा उत्सव, ठीक है। देखो कुमाऊं रीजन में इसी के उपलक्ष्य में खतड़वा उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। खतड़वा उत्सव मनाया जाता है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछता है किस चंद शासक के गढ़वाल शासक पर विजय उपरांत कुमाऊं में खतड़वा उत्सव का प्रचलन शुरू हुआ, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, लक्ष्मीचंद है, ठीक है। इसको ध्यान में आप लोग रखोगे, ठीक। इसके अलावा इसने क्या किया था, जो तिब्बत का इलाका था, उसके दावा प्रांत के राजा काकवामोर को पराजित कर उसके साथ संधि की, ठीक है। लिखो तिब्बत के दावा प्रांत, तिब्बत के दावा प्रांत को विजित कर लिख दो, ठीक है। दावा प्रांत को विजित कर वहां के शासक काकवामोर के साथ संधि की थी, ठीक है। के साथ इसने क्या की थी, संधि की थी। फिर बाद में जब इसकी मृत्यु होगी, फिर तिब्बत का अटैक हुआ, ये चलता रहा, ठीक है। तिब्बत से अटैक होते रहे, ये इतिहास में, गढ़वाल के इतिहास में आपको बहुत जगह इसको देखने को मिलेगा, ठीक। इसके अलावा इसने क्या किया था बच्चों, जब तिब्बत अभियान किया था, इसने वहां से कुछ स्वर्ण कलश जीते थे, और उनको जीतने के बाद इसने उनको यहाँ गढ़वाल में एक मंदिर है, वहां पर उसको क्या कर दिया था, स्थापित कर दिया था। ये क्वेश्चन मुझे कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है। इसमें आप लिख लीजिए, तिब्बत अभियान से प्राप्त स्वर्ण कलशों को, तिब्बत अभियान से प्राप्त स्वर्ण कलशों को मानसा के द्वारा गौरीमठ को समर्पित किया गया, ठीक है। मानसा के द्वारा गौरीमठ को समर्पित किया गया था। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि किस पंवार शासक ने तिब्बत अभियान से प्राप्त स्वर्ण कलशों को मतलब जीत कर या लाकर गौरीमठ को समर्पित किया था। तो वहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, मानसा हो जाएगा। इसी ने अलकनंदा के तट पर, इसी ने अलकनंदा के तट पर मानपुर नगर की स्थापना की थी, ठीक है। श्रीनगर के पास मानपुर नगर स्थापित, इसी ने अलकनंदा के तट पर श्रीनगर के पास मानपुर नगर की क्या की थी, स्थापना की थी। और किसने की थी, मानशाह ने की थी, ठीक है। ये तो आपको नाम से ही पता चल जा रहा होगा कि कौन कर सकता है इसको, ठीक। इसके बाद बच्चों अगला शासक जो हुआ वो हुआ श्याम शाह। मैं कभी ये नहीं पढ़ाऊंगा नहीं वाला हूं अब आपको कि इसका पुत्र था, इतने में बैठा, वो आता ही नहीं प्रश्न, वो ऑथेंटिक है ही नहीं, जब क्यों पढ़ना है हमने, ठीक है। हमने सिर्फ और सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से की पॉइंट यहां से निकालने हैं। तो अगला हेडिंग आप डालोगे श्याम शाह, ठीक है। क्या डालोगे, श्याम शाह।
इससे भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम की दृष्टि से निकल के आते हैं। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल के आते हैं वो हमने देखना है। ठीक, सबसे पहले इसने चंद शासक त्रिमल चंद को अपने दरबार में क्या दी थी, शरण दी थी। ठीक है, त्रिमल चंद को अपने दरबार में शरण दी थी। ठीक है, अपने दरबार में शरण दी थी। किसने? त्रिमल चंद को। त्रिमल चंद को शरण देने वाला जो शासक था वो कौन था? श्याम शाह था। ठीक, ये जो था इसके जहांगीर के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, यानी जहांगीर जो मुगल शासक था उसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, बहुत अच्छी इसकी क्या थी? मित्रता थी। ठीक है, मैत्रीपूर्ण संबंध इसके हुआ करते थे। मैत्रीपूर्ण संबंध इसके क्या थे? किसके साथ थे? जहांगीर के साथ इसके मैत्रीपूर्ण संबंध हुआ करते थे। इसने क्या किया? अपनी राजधानी के पास एक सामाशाही बागान का निर्माण किया। ठीक है, लिखो, इसने अपनी राजधानी के पास एक सामाशाही बागान का निर्माण, सामाशाही बागान का निर्माण किया। किसने किया अगर पूछता है तो आपका श्याम शाह हो जाएगा। ठीक है, सामाशाही बागान का निर्माण इसी ने किया था। इसका बच्चों एक दानपत्र मिलता है जिसका नाम है सिलसारी दानपत्र, उसमें इसका भूमिदान का उल्लेख है। ठीक है, लिखो, सिलसारी दानपत्र में इसके भूमिदान का उल्लेख है। अगर कभी ये क्वेश्चन आता है कि सिलसारी दानपत्र में किस शासक के भूमिदान का उल्लेख मिलता है, उल्लेख, ठीक है, तो आपका आंसर उस समय क्या हो जाएगा? श्याम शाह हो जाएगा। यानी किस शासक के द्वारा सिलसारी दानपत्र में भूमिदान का उल्लेख मिलता है तो आपका क्या हो जाएगा? आंसर अपने आप में श्याम शाह। ठीक है, इसके दरबार में ही गुरु हुआ करते थे, शंकर गुरु। ठीक है, शंकर गुरु। शंकर गुरु ने क्या किया था बच्चों? एक वास्तु शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, लिखो, वास्तु शिरोमणि, वास्तु शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना। अगर कभी ये पूछता है कि वास्तु शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? शंकर गुरु। और शंकर गुरु किसके शासनकाल में थे? श्याम शाह के शासनकाल में थे, इसी की आज्ञा से। ठीक है, यानी आज्ञा किसकी थी उसमें? श्याम शाह की थी। इसीलिए शंकर गुरु ने क्या किया था? वास्तु शिरोमणि ग्रंथ नामक रचना की थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में एग्जाम की दृष्टि से बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसी के शासनकाल में श्रीनगर के पास एक केशोराय मठ का निर्माण हुआ था। ठीक है, श्रीनगर के पास केशोराय मठ का निर्माण। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं कि नहीं सर, श्याम शाह नहीं है, किताब में तो कुछ और लिखा है। मैंने पूछा भाई क्या लिखा है, बोला कि किताब में सर महपति शाह लिखा है। बच्चों, इसके बारे में इतिहास जो मैंने पढ़ा, जो मुझे दिखा, ज़्यादातर इतिहासकारों ने ये माना है कि उसका निर्माण वास्तव में महपति शाह ने किया, लेकिन महपति शाह उस समय राजा नहीं था, श्याम शाह रूल कर रहा था, एक रूलर था। उसके समय में महपति शाह जो था एक मतलब बड़े पद पे आसीन था, राज परिवार से संबंधित होने, क्योंकि ये तो बताया जाता है कि पुत्रहीन था, इसका तो पुत्र था ही नहीं, ऐसा बताते हैं इतिहासकार। तो उसके दरबार में ही या उसके आसपास उसका चाचा भतीजा जो भी होगा, महपति शाह रूलर मतलब था, तो महपति शाह ने इसका निर्माण किया, लेकिन रूलर ये था। लाइक अगर जैसे अभी देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अगर कोई चीज होती है, लेकिन अगर उसका विदेश मंत्री कर रहा या उसका गृह मंत्री कर रहा, तो क्वेश्चन ये इतिहास में ये बन जाएगा कि इस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ। तो एग्जैक्टली इतिहास में भी यही है कंफ्यूजन यहाँ पे कि केशोराय मठ का जो निर्माण हुआ, बताया जाता है कि श्याम शाह के शासनकाल में हुआ, लेकिन उसको कराने वाला जो था इसके समय वो था महपति शाह। ठीक है, जो इसके बाद रूलर बना। तो ब्रैकेट में ऐसे लिख दो, महपति शाह द्वारा। अब आप कहोगे सर हम एग्जाम में क्या करेंगे? एग्जाम में ये करना, अगर क्वेश्चन ये आता है कि जो श्रीनगर में स्थित केशोराय मठ का निर्माण है वो किसके शासनकाल में होगा, तो श्याम शाह। और ये पूछता है श्रीनगर स्थित केशोराय मठ का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? महपति शाह के द्वारा। ठीक है, इस प्रकार से इसको डिफ्रेंशिएट करना आप लोग। इसके अलावा इसके समय में जेसुएट पादरियों का, जिसमें अंतोनिया दे आंद्रो था, उसका आगमन श्रीनगर में हुआ। ठीक है, लिखो, जेसुएट पादरी, यहां लिख दिया मैंने, ठीक है, समझ जाओगे, जेसुएट पादरी। ठीक है, उसका नाम क्या था? अंतोनिया, अंतोनिया, पूरा नाम लिखना है। ठीक है, अंतोनिया दे आंद्रोद,
आंद्रोज का श्रीनगर में आगमन हुआ था, यानी एंटोनिया दे आंद्रोज श्रीनगर में क्या हुए थे, उसके समय में आए थे। ठीक है, ये बताया जाता है बच्चों कि श्याम शाह जो था बहुत ज़्यादा विलासी राजा था। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा विलासी राजा था। और ये भी बताया जाता है कि इसकी जब मृत्यु हुई थी, इसकी मृत्यु पर 60 रानियाँ सती हुई थी। ठीक है, 60 रानियां क्या हुई थी, सती हुई थी। कहीं पता लगा इतिहास में ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया यूपीपीएससी ने कि गढ़वाल में किस राजा के बारे में ये कथन प्रचलित है कि उसकी मृत्यु पर 60 रानियां क्या हुई थी, सती हुई थी, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, श्याम शाह हो जाएगा। ठीक है, जब श्याम शाह रूलर समाप्त हुआ इसका कार्यकाल, उसके बाद अब मैंने कह दिया ना आपसे, मैं ये नहीं पढ़ाने वाला आपको कब मरा, कब पैदा हुआ, कब गद्दी पे बैठा, ये क्वेश्चन आपके पढ़ने के लिए है ही नहीं। क्यों? क्योंकि बताइए एग्जाम में थोड़ा ना आ रहा आपका ये, वो इतिहास में इतना कंफ्यूजन है तो कहां से पेपर में पूछेगा। ठीक है, श्याम शाह के बाद जो अगले आते हैं बच्चों जो रूल करने के लिए, उनका नाम था महपति शाह। ठीक है, महपति शाह, इन्होंने रूल किया था। और इनके बारे में पहला ही जो स्टेटमेंट है जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से हो सकता है, इस इंसान ने कभी भी शाहजहां, मुगल बादशाह शाहजहां की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो लिखो, मुगल बादशाह शाहजहां की अधीनता स्वीकार नहीं की इसने। ठीक है, अधीनता स्वीकार नहीं, ये मानने को तैयार ही नहीं हुए कि मैं शाहजहां के अंडर हूं। इन्होंने अपने आप में, इतिहास में बताया जाता है कि अपने आप में एक बहुत गढ़वाल के जो स्वतंत्र शासक थे यही थे, ऐसा कहा जाता है। इन्होंने शाहजहां के राज्याभिषेक में भी वहां सम्मिलित नहीं हुए, शाहजहां की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसीलिए आप आगे देखोगे जब मैं आपको बताऊंगा, जब इनकी मृत्यु हो चुकी थी उसके बाद जो रूलर बने पृथ्वी शाह वगैरह कर्णावती के संरक्षण में, तो शाहजहां के आक्रमण होने शुरू हो गए गढ़वाल में। वो इसीलिए होने लगे क्योंकि शाहजहां अपना प्रतिशोध लेना चाहता था कि गढ़वाल जो है एक हमारा मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा है, तो वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो शाहजहां की अधीनता स्वीकार नहीं की, और वो कौन सा रूलर था, वो महपति शाह था। इसके समय के दो प्रसिद्ध सेनापति थे बच्चों, एक का नाम था लोदी रिखोला, दूसरे का नाम था माधो सिंह भंडारी। इसके प्रमुख सेनापति, अगर क्वेश्चन ये आता है कभी, लोदी रिखोला व माधो सिंह भंडारी, वह माधो सिंह भंडारी किसके सेनापति थे। ठीक है, तो आपका आंसर सीधा सीधा होना चाहिए कि ये जो सेनापति थे माधो सिंह भंडारी और लोदी रिखोला, ये थे महपति शाह के। किसके सेनापति थे? महपति शाह। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, स्टार वाला क्वेश्चन हो जाता है। लोदी रिखोला वो माधो सिंह भंडारी किसके सेनापति थे, आएगा तो महपति शाह। ठीक है, माधो सिंह भंडारी के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, गर्वभंजक के नाम से इतिहास में इनको जाना जाता है। ठीक है, माधो सिंह भंडारी, ये जो सेनापति थे इनको क्या कहा जाता है गढ़वाल के इतिहास में? गर्वभंजक। गर्वभंजक अलग हो गया, गर्वभंजन अलग हो गया। ठीक है, गर्वभंजक के नाम से इनको जाना जाता है। और इनका जो संबंध है वो है बच्चों मलेथा की कुल का। इन्होंने अपने एक पहाड़ी के सुरंग को काट के मलेथा की कुल का इन्होंने निर्माण किया। देखिए लिखिए, तो इन्होंने क्या किया, एक पहाड़ी को काट के मलेथा की कुल का निर्माण किया। लिखो, मलेथा की कुल का निर्माण किया। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये आता है मलेथा की कुल का संबंध किससे है, तब आप क्या बताओगे? माधो सिंह भंडारी से बताओगे। ठीक है, मलेथा की कुल का इन्होंने निर्माण किया। इसके अलावा जो लोदी रिखोला और माधो सिंह भंडारी है बच्चों, इन दोनों ने ही सेना नायकों ने दापा यानी तिब्बत अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, इन्होंने लिखो छोटा चीन युद्ध या तिब्बत अभियान जो इसके समय, क्योंकि ये तिब्बत अभियान तिब्बत के साथ जो अटैक हो रहे थे, क्योंकि गढ़वाल में उत्तरी सीमा से जो अटैक हो रहे थे, मैं भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो यही लोग इसके सेनापति थे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा के वहां उनसे लड़ने के लिए जाते थे। इसके अलावा जो इसके बारे में का कथन है बच्चों, यहां पर एक बिसहर पर आक्रमण करने हेतु भी भेजा गया था, जो कि गढ़वाल की पश्चिमी सीमा है, वहां पर सतलज नदी की सीमा निर्धारित की थी। वैसे खैर आपका इतना इंपोर्टेंट नहीं है, आप इतना लिखो माधो सिंह भंडारी गर्वभंजक और मलेथा की कुल का इसने निर्माण किया था। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, तिब्बत अभियान के दौरान किस शासक ने रोटी सूची प्रथा को प्रचलित किया था? ठीक है, लिखो गढ़वाल में रोटी सूची प्रथा शुरू की थी। किसने की थी? ये की थी महपति शाह ने। ठीक है, रोटी सूची प्रथा
शुरू करने वाला किसने की थी? तिब्बत महापति शाह ने की थी। ठीक है, अब जो इसका ये सेनापति है लोदी रिखोला, इसने क्या किया, ये दून वाले इलाके में आके जो गढ़वाल की पश्चिमी सीमा है यानी सिरमौर वाला, हिमाचल वाला, उसकी रक्षा करने का जिम्मेदारी इसको दी गई थी महापति शाह को। तो इसने बहुत बखूबी इसकी मतलब अपना गढ़वाल की पश्चिमी सीमा की रक्षा की। तो लिखो लोदी रिखोला ने सिरमौर अभियान किया व गढ़वाल को पश्चिमी सीमा सुरक्षित की। ठीक है, लिखो लोदी रिखोला द्वारा, इसका सेनापति था लोदी रिखोला द्वारा सिरमौर हिमाचल प्रदेश, ठीक है, सिरमौर अभियान किया गया व गढ़वाल की पश्चिमी सीमा की सुरक्षा की गई। गढ़वाल की पश्चिमी सीमा की रक्षा की गई। ठीक है, पश्चिमी सीमा की क्या की गई थी? रक्षा की गई थी। किसके द्वारा? लोदी रिखोला के द्वारा। और जो ये माधो सिंह भंडारी जी हैं, इन्होंने क्या किया, बिसहर पर आक्रमण करने हेतु भी भेजा गया, जो कि गढ़वाल की पश्चिमी सीमा सतलज करने हेतु। ठीक है, लिखो माधो सिंह भंडारी को महापति शाह द्वारा, माधो सिंह भंडारी को महापति शाह द्वारा बिसहर अभियान पर भी भेजा गया। तिब्बत में ही है, ठीक है, अभियान पर भी भेजा गया। क्यों? क्योंकि गढ़वाल की सीमा सतलज नदी पर करनी थी। गढ़वाल का जो वेस्टर्न पोर्शन है उसको सतलज नदी तक माना जाएगा, इसलिए। ठीक है, पश्चिमी सीमा सतलज करने हेतु। ठीक है, अब जब ये यहाँ पर गए तो यहाँ इनको वहाँ की सेनापति से बहुत ज़्यादा क्या हुआ, नुकसान हुआ। वहाँ के बिसहर अभियान में इसको बहुत ज़्यादा मतलब क्या हुआ, क्षति हुई, घायल हो गए बहुत तरीके से। कई इतिहासकार ये मानते हैं कि इसी अभियान में इनकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन कई इतिहासकार इसको खंडन करते हैं, वो नहीं मानते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो रानी कर्णावती इसके बाद आती हैं, रानी कर्णावती महापति शाह के बाद वहाँ पर संरक्षिका के रूप में, तो उनका एक हाट ताम्रपत्र है। उस हाट ताम्रपत्र में माधो सिंह भंडारी को साक्षी माना गया, मतलब उसने देखा, उसका मतलब कि माधो सिंह भंडारी को उसमें प्रूफ देने वाला माना गया कि हाँ ये हाट ताम्रपत्र इसका, उसका नाम उल्लेखित है। तो ये भी कहा जाता है कि कोई यहाँ मृत्यु हो गई थी, इनको वीरगति को प्राप्त हो गए थे। कई कहते हैं कि नहीं, घायल हुए थे, बच गए। तो ये आपसे नहीं पूछेगा, आप जितना आपको मैं बता रहा हूँ उतना आप लोग देखिए। ठीक है, तो इसके बाद यहीं पे क्वेश्चन लिखो, महारानी कर्णावती की, यहीं पे लिख दो, ब्रैकेट में लिखो। ठीक है, महारानी कर्णावती इसके समय नहीं थी, लिखो महारानी कर्णावती के हाट ताम्रपत्र में माधो सिंह भंडारी जी को साक्षी माना गया। माधो सिंह भंडारी को क्या बताया गया, साक्षी बताया गया कि इसी क्या करके। ठीक है, ये इसीलिए आप देखो, अब महारानी कर्णावती तो इसके बाद आई थी, तो उनकी मृत्यु हुई नहीं हुई, निधन हुआ नहीं हुआ, या वीरगति को प्राप्त हुए, अलग चीज है। ठीक, इसके बाद आपको एक चीज यहाँ पर और पता होनी चाहिए, इसका महापति शाह का जो बच्चों था त्रिमल चंद के साथ भी युद्ध हुआ, जबकि त्रिमल चंद के साथ युद्ध नहीं होना चाहिए था, क्योंकि त्रिमल चंद जब भाग के शरण ली थी गढ़वाल में, उसके बाद जो महापति शाह था उसी ने उसको दोबारा उसका राज्य प्राप्त करने में अब मदद की थी, लेकिन फिर भी हो गया, त्रिमल चंद के साथ युद्ध भी हुआ था इसका। ठीक है, इसका महापति शाह के साथ का। और यहीं पर एक युद्ध का वर्णन मिलता है जिसका नाम है काकू मोर का युद्ध। काकू मोर, ब्रैकेट में लिखो, काकू मोर का युद्ध। वो इसीलिए ये गढ़वाल की सीमा था, ठीक है, जहां कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा मिलती है, उस जगह पे था ये काकू मोर के युद्ध का भी इसमें क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। ठीक है, इसके बाद देखना, इसको अक्खड़ राजा कहा जाता था। किसको? महापति शाह को। मुस्लिम इतिहासकार महापति शाह को जो बताते हैं वो बताते हैं अक्खड़ राजा। अक्खड़ राजा इसलिए बताते हैं बच्चों, क्योंकि इस राजा ने कभी भी मुगल की अधीनता स्वीकार नहीं की, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, अक्खड़ राजा। अक्खड़ राजा के नाम से भी महापति शाह को क्या किया जाता है, संबोधित, क्योंकि इसने क्या किया था, उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी और ना ही ये उसके राज्याभिषेक में गया था। ठीक है, मौलाराम द्वारा इसको महाप्रचंड भुजदंड कहा गया है। ठीक है, अगर कभी ये क्वेश्चन आता है गढ़वाल के इतिहास में, मौलाराम द्वारा किसे महाप्रचंड भुजदंड कहा गया, क्या कहा गया, मौलाराम के द्वारा गढ़वाल के इतिहास में किस शासक को महाप्रचंड भुजदंड कहा गया, महाप्रचंड भुजदंड कहा गया। ठीक है, महाप्रचंड
भुजदंड कहा गया है। किसके द्वारा? ये मौला राम के द्वारा। किसको कहा गया? महपति शाह को ये कहा गया है। ठीक है, छोटा चीनी का जो युद्ध है या तुलुग युद्ध है वो इसी के समय में हुआ था। ठीक है, लिखो तुमुल युद्ध। और कई इतिहासकार इसको बोलते हैं छोटा चीन का युद्ध तिब्बत में। ठीक है, कई इतिहासकार मानते हैं कि माधो सिंह भंडारी इसी में वीरगति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो, कई इतिहासकार बताते हैं कि माधो सिंह भंडारी इसमें वीरगति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, लिखो माधो सिंह भंडारी वीरगति को प्राप्त। ये मैं नहीं कह रहा बच्चों, कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने उसको क्या किया, ब्रैकेट में लिखा गया तुमुल का युद्ध या छोटा चीन का। और इसकी डेट वगैरह नहीं पूछेगा, लगभग ये 1635 से 40 के मध्य कहीं हुआ होगा। ठीक है, ये एग्जैक्ट डेट आपकी नहीं पूछता है। इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर आते हैं बच्चों, वो आते हैं पृथ्वी शाह, पृथ्वीपति शाह। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में इस वाले से। किससे? पृथ्वीपति शाह से। अधिकांश से मैंने देखा है। ठीक है, अब देखो अभी आपको मैंने बताया एक अक्खड़ राजा थे पृथ्वीपति शाह। कौन थे वो? महपति शाह। क्यों? क्योंकि उनने शाहजहां की अधीनता स्वीकार नहीं की। जब शाहजहां की अधीनता स्वीकार नहीं की तो शाहजहां को क्या था? प्रतिशोध था, प्रतिशोध लेना था, बदला लेना था गढ़वाल के राजाओं से। तो उसने जैसे ही उनकी मृत्यु हुई तो वहां से इस पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। देखो इसकी संरक्षिका बहुत पूछता है कि रानी कर्णावती किसकी संरक्षिका थी? रानी कर्णावती। ठीक है, यानी नाक काटने वाली रानी नाम से भी इनको जाना जाता है। रानी कर्णावती किसकी संरक्षिका के रूप में थी? क्योंकि ये अवयस्क था, 11-12 साल का ही लड़का था ये जिस टाइम इसको गद्दी मिली, तो उसकी संरक्षिका के रूप में रानी कर्णावती थी। ठीक है, गद्दी पे वो बैठ गया। देख कौन रही थी? रानी कर्णावती देख रही थी। ठीक है, इसके समय शाहजहां की सेनाओं का आक्रमण हुआ। शाहजहां की सेना का आक्रमण वो इसी के समय हुआ था। ठीक है, और इस आक्रमण का जो नेतृत्व कर रहा था, कौन कर रहा था? इस आक्रमण की सेना का नेतृत्व नजावत खां कर रहा था। ठीक है, इसका नेतृत्व करने वाला जो था वो था कौन? नजावता खां। नजावत खां भी बोलते हैं इसको, नजावत खां। ठीक है, अब इस सेना का क्या हुआ? बुरी तरीके से इसको पराजय हुई। ठीक है, इसकी क्या हुई? पराजय हुई। किसकी? इस सेना की। और इसको पराजित करने वाली कौन थी? रानी कर्णावती की सेना। और इसको इसीलिए बोला जाता है नाक कटी रानी। ठीक है, इसको बोला जाता है नाक काटी रानी, यानी नाक काटने वाली रानी। नाक काटी रानी था। ठीक है, नाक काटी रानी इसीलिए बोला जाता है। किसको बोला जाता है? नाक काटी रानी। ये बोला जाता है रानी कर्णावती को, क्योंकि इसी ने, रानी कर्णावती ने इसके नेतृत्व में जो सेना आई थी इसको पराजित किया था और उनके नाक काट दिए थे, इसीलिए बोला जाता है नाक काटी रानी, रानी कर्णावती को। ठीक है, इसके बाद देखना बच्चों, कर्णावती ने जो इस युद्ध में अपना शिविर बनाया था, कर्णावती का युद्ध में जो शिविर था, युद्ध शिविर लिखो, वो था बिनसर महादेव मंदिर के पास एक जगह है पौड़ी के आसपास। वो जो जगह है उसका नाम है रानी हाट। ठीक है, इसीलिए ये रानी हाट में इसका शिविर था। ठीक है, अब जब इस युद्ध को इसने जीत लिया तो इसी ने क्या किया? एक मंदिर है वहां पर बिनसर महादेव मंदिर। इसका कंक्लूजन है। ठीक है, युद्ध को जीतने के बाद लिखो, युद्ध में जीत के बाद बिनसर महादेव मंदिर को भूदान दिया गया। भूदान व नए शिखर का निर्माण। नए शिखर मतलब मंदिर की जो होता है ना, जहाँ गर्भ वगैरह होता है उसका गर्भ उस टॉप में जो होता है, नए शिखर का निर्माण किया गया। था किसके द्वारा? रानी कर्णावती। किस युद्ध के बाद हुआ था ये सब का सब? ये अपने आप में हुआ था बच्चों, ये जो शाहजहां के। इसी रानी कर्णावती ने दून में एक करणपुर नामक गांव की स्थापना की। करणपुर नाम के गांव की स्थापना की। ठीक है, लिखो दून में करणपुर गांव की स्थापना। करणपुर गांव बसाया इसने। ठीक है, करणपुर नामक गांव बसाया था। किसने बसाया था? ये रानी कर्णावती ने। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है कि रानी कर्णावती ने कर्णपुर। ठीक है, इसके बाद देखो जो शाहजहां था बच्चों, उसके 3 अभियान थे टोटल मिला के। इसको 3 अभियानों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला, सबसे पहले देखो हम इसको टोटल कंक्लूजन ऐसे समझते हैं। कैसे? ऐसे समझते हैं। ठीक है, शाहजहां के अभियान लिखो, इसी में लिखना है। ठीक है, शाहजहां के इसमें 3 अभियान हम देखते हैं, फिर यहीं पे इसको एंड करते हैं। ठीक है, एक तो सबसे पहले था 1635 में।
दूसरा 1654 में, तीसरा 1656 में। 3 पॉइंट में हम इसको देखते हैं। 1635 का जो शाहजहां का अभियान था, इसमें बुरी तरीके से क्या हुए थे बच्चों, पराजित हुए थे, यानी मुगल सेना इसमें पराजित हुई थी। ठीक, मुगल पराजित लिखो। जब ये दोबारा आई 1654 में, इसने दून व गढ़वाल को लूटा, पर आक्रमण व लूटपाट। ठीक है, कहीं ना कहीं इनकी विजय हुई, ब्रैकेट में विजय लिखो। और तीसरा जो माना जाता है, जब ये गढ़वाल नरेश द्वारा अपने पुत्र को मुगल दरबार में अधीनता स्वीकार करने हेतु भेजा, अधीनता स्वीकार हेतु भेजा। ठीक है, स्वीकार हेतु भेजा, ये क्या था, इसका तीसरा पॉइंट था। ठीक है, तो इतना था पृथ्वी शाह। अब ये इसका ये मतलब नहीं कि पृथ्वी शाह हमारा एंड हो गया, पृथ्वी शाह से ही हमारी नेक्स्ट वीडियो चलेगी। इसका आधा हुआ है, 50% और है पृथ्वी शाह के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट, हम पृथ्वी शाह देखेंगे। उसके बाद एक या दो वीडियोस में लगभग मान के चलिए आप, गढ़वाल का जो इतिहास है मैं कोशिश करूंगा कि आपका वो एंड हो जाए। ठीक है, इतना आप लोगों को देखना है, तो आप इसको रिवाइज करना, होपफुली आपका रिवीजन हो रहा है। फिर मिलता है अगले सेशन में, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।